हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ्स। आज के इस वीडियो में हम मेटलर्जिकल गेट 2023 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म्स टू गामा आयरन अबव 912 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ गामा आयरन इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा आयरन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस दी हुई है, पहली ये और दूसरी ये। इन दोनों इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये क्वेश्चन है प्योर आयरन के फेज डायग्राम से। ये है हमारा प्योर आयरन का फेज डायग्राम। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस एंड एक्स एक्सिस पे प्रेशर है इन किलो बार। सी, आयरन के तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पहला अल्फा आयरन, जिसे हम लोग फेराइट भी कहते हैं, और इसका बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एग्जिस्ट करता है एट अप टू टेम्परेचर 912 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। दूसरा है गामा आयरन, इसे हम लोग ऑस्टेनाइट कहते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। ये हमारा एग्जिस्ट करता है 912 से 1398 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरा है डेल्टा आयरन, जो कि एक हाई टेम्परेचर फेज है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है एज अल्फा आयरन बीसीसी, और ये एग्जिस्ट करता है हमारा 1398 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये 1539 डिग्री सेल्सियस प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आयरन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो तो बेसिकली 1 atm प्रेशर पर ये तीन इलेक्ट्रोड्स एग्जिस्ट करते हैं आयरन के इन टेम्परेचर्स पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक और इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होता है आयरन का, जिसे हम एप्सिलन आयरन कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर एचसीपी होता है। ये एक हाई प्रेशर इलेक्ट्रोड है। आप इस ग्राफ में देखते हैं, ये रीजन है अल्फा आयरन का, ये रीजन है गामा आयरन का, और ये है हमारा एप्सिलन आयरन का रीजन। ये छोटा सा रीजन है डेल्टा आयरन का, और इसके बाद यहाँ पे आयरन लिक्विड स्टेट में है। कि अल्फा आयरन, गामा आयरन एंड एप्सिलन आयरन मीट हो रहा है इस पॉइंट पे, जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और ये एग्जिस्ट करता है 490 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 110 किलो बार प्रेशर पर। अभी 110 किलो बार प्रेशर बहुत ही हाई प्रेशर होता है। अगर हम 1 किलो बार को देखें, तो 1 किलो बार हमारा 986.9 atm होता है, अप्रोक्सीमेटली 987 atm, एंड 110 किलो बार आ गया 1,08,559 atm। सच हाई प्रेशर, इतने हाई प्रेशर पे ये फेज एग्जिस्ट करता है, और इतना हाई प्रेशर हमारे अर्थ के कोर पर ही मिल सकता है। तो एप्सिलन आयरन जनरली वहीं फाउंड आउट होता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। इस ग्राफ को देखिए, जब अल्फा आयरन से गामा आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे, और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये लाइन डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है, राइट। तो विथ इंक्रीजिंग प्रेशर अल्फा आयरन टू गामा आयरन का ट्रांजिशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव 1 atm lowers the alpha iron to gamma iron transformation temperature, एंड ये करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अभी दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव 1 atmosphere raises द अल्फा आयरन टू गामा आयरन ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है। अभी हम इस ग्राफ पर देखेंगे, अगर गामा आयरन से डेल्टा आयरन का कन्वर्जन हो रहा हो, तो हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे, और ये जो लाइन है ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है इसका। सो विथ इंक्रीजिंग प्रेशर गामा आयरन टू डेल्टा आयरन का कन्वर्जन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। और लिक्विड स्टेट में अगर देखें, तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर अगेन गामा आयरन टू लिक्विड का कन्वर्जन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस लाइन का भी स्लोप पॉजिटिव है। और हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
मोलर वॉल्यूम ऑफ गामा आयरन इज हायर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ अल्फा आयरन। तो हमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेंसिटी के बारे में, उस पे आते हैं। ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ गामा आयरन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ अल्फा आयरन। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी, जैसे मैं रो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। ये हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, राइट। तो अगर डेंसिटी ऑफ गामा आयरन ज्यादा है अल्फा आयरन से, तो इसका मतलब वह वॉल्यूम जो होगा वो गामा आयरन का लेस होगा अल्फा आयरन से। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि गामा आयरन का वॉल्यूम हाइयर है देन मोलर वॉल्यूम ऑफ अल्फा आयरन से। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी है, प्रेशर चेंज विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अल्फा आयरन टू गामा आयरन ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर। तो ये तो रॉन्ग है ही। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन लीड्स टू। तो ये आइडियल सोल्यूशन होता क्या है? तो ऐसा सोल्यूशन जहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो एज दोज बिटवीन विद इन देमसेल्व्स। मतलब अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए प्लस बी है। तो यहाँ पे क्या क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा? ए और ए के बीच होगा, बी और बी के बीच होगा, और ए बी के बीच होगा। तो ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इक्वल हो, तो हमारा बनता है आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन बनने के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि हमारा जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होगा वो होगा जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आइडियल सोल्यूशन बन रहा है तो ना ही कोई हीट इवॉल्व होगा ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगा। और जो वॉल्यूम होगा वो भी होगा, मीन्स वॉल्यूम चेंज होगा मिक्सिंग का, वो भी जीरो होगा। मतलब जो सोल्यूशन है हमारा, उसका जो वॉल्यूम पहले था, मतलब अगर ये मेरा पहले ये दो कंपोनेंट है, सेपरेट कंपोनेंट है, इन दोनों को मिक्स करके हम सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ये जो हमारा इसका वॉल्यूम वी ए था प्लस इसका वॉल्यूम वी बी है, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वी ए बी के। कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ये दो कंडीशंस है हमारा आइडियल सोल्यूशन बनने का। अब तीसरा एंट्रोपी पे आते हैं। ओके, तो पहले इस सोल्यूशन में जो अकेला था हमारा, तो पहले ये ए आइटम इसमें सिर्फ अकेला था और इसमें बी आइटम अकेला था। तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो अरेंजमेंट्स होगा वो कंपैरेटिवली जब सोल्यूशन बना उससे कंपैरिजन करेंगे तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अब दो एटम्स आ गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगे इन दो एटम्स के वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू जब ये लोग सिंगल सिंगल था, ये दोनों सोल्यूशन सिंगल सिंगल था। इसका मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इंक्रीज हुआ है। अभी एंट्रोपी होता है क्या? एंट्रोपी इसी चीज को मेजर करता है कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितना रैंडमनेस इंक्रीज हुआ है। पहले सिंगल सिंगल कंपोनेंट था, अब दो कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली रैंडमनेस भी इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो हमारा एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा एंट्रोपी इंक्रीज कर देगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, डेल्टा जी से। अब हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो होती है उसकी वैल्यू किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जीरो होनी चाहिए, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इक्वल टू केस होता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस का। ओके, तो मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन जब होगा तब भी डेल्टा जी की वैल्यू को, डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू को नेगेटिव होना चाहिए। अभी हमें ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स माइनस टी डेल्टा एस मिक्स। ओके, अभी डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो ये आ गया हमारा डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्स। ओके,
तो अभी डेल्टा जी को तो नेगेटिव होना है और टेम्परेचर केल्विन में है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी जाके डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस मिक्स इज हैज टू बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन बी है डिक्रीज इन वॉल्यूम, जो कि जीरो गलत है, क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आता। इंक्रीज इन एंथैल्पी भी गलत है, क्योंकि एंथैल्पी मिक्स भी जीरो है। एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, पर जो क्वेश्चन पेपर है जो गेट के साइड से डाउनलोड किया हुआ है उसका ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सो क्वेश्चन है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आयरन एंड निकल ऑक्सीडाइजेज एज। ये दो हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है जिसमें आयरन और निकल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो किया है और उनके डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज दी हुई है। तो इन फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और सेकंड को हम 2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें पता करना है आयरन निकल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है या निकल आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 2 को रिवर्स कर देंगे। तो जैसे इक्वेशन 2 रिवर्स होगा, मतलब इक्वेशन 2 का जो रिएक्शन है वो रिवर्स होगा, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी उस रिएक्शन के लिए, और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये एक रिएक्शन आएगा। ओके, सो इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू होगी वो भी ऐड हो जाएगी रिस्पेक्टिव रिएक्शन से, यानी कि रिएक्शन 1 और 3 की जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू उसको ऐड करके हम इस रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसको उसका वैल्यू क्या आएगा, ऐड करके देख लेते हैं। -527400 +128t एंड देन 3 में है +471200 -172t, और ये आ जाएगा -56200 -44t। तो ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी इस रिएक्शन के लिए वो आ जाएगी -56200 +44t। तो अब ये अंदर का टर्म कुछ भी हो, ये तो पॉजिटिव ही हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा, और ये सारे पूरा टर्म पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव साइन है, मीन्स डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पर नेगेटिव ही होगी। ओके, नेगेटिव ही होगी। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो हमने यहाँ कंसिडर किया है, ये वाली रिएक्शन ये फेवरेबल है। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, ये रिएक्शन शो कर रहा है कि आयरन जो है वो निकल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है आयरन ऑक्साइड में, और निकल हमारा यहाँ फ्री मिल जा रहा है, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव है, मीन्स ये रिएक्शन फेवरेबल है। मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा, आयरन कैन रिड्यूस निकल ऑक्साइड एट ऑल टेम्परेचर्स, करेक्ट है। ये तो ऑप्शन बी कह रहा है आयरन कैन रिड्यूस निकल ऑक्साइड ओनली अबव 1000 डिग्री। तो हमने अभी जस्ट देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू कोई भी हो, आयरन जो है वो निकल ऑक्साइड को रिड्यूस कर ही रहा है। सो ये ऑप्शन गलत है। निकल कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड एट ऑल टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम लोग ऑपोजिट कर देंगे तो वो रिजल्टिंग रिएक्शन आएगा कि निकल ऑक्साइड जो है वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। पर अगर हम लोग इसको ऑपोजिट करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि वो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगेन निकल ऑक्साइड कैन रिड्यूस आयरन ओनली अबव 1000 भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि निकल कैन नॉट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ए है। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, फॉर लैमिनर फ्लूइड फ्लो थ्रू अ स्मूथ सर्कुलर ट्यूब द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एफ एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 16 बाय रेनॉल्ड्स नंबर फॉर
स्मूथ सर्कुलर ट्यूब। तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन ए है। सी गेट में मिनिमम एक क्वेश्चन तो होता ही है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। सो सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना जरूरी है, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द प्रोसेस फॉर लिक्विड लिक्विड सेपरेशन इज। तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 प्रोसेस दी हुई है, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है स्मेल्टिंग रिडक्शन। स्मेल्टिंग रिडक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पर ऐसा प्रोसेस जहाँ पर रिडक्शन और मेल्टिंग दोनों ही साथ में हो रहा हो। मीन्स कोई भी ओर है, ऑक्साइड या सल्फाइड, कोई भी वो रिड्यूस भी हो रहा है, साथ ही साथ मेल्ट भी हो रहा है। अब जैसे ही वो मेल्ट करेगा तो उसकी इम्प्यूरिटीज भी मेल्ट करेगी साथ में। अभी इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी और जो मेटल है उसका डेंसिटी दोनों अलग अलग होगा। तो जब ये दोनों मेल्ट और जो मेल्ट कर रहा है तो ये डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से दो लिक्विड की लेयर बन जाएगी, इम्प्योरिटीज की अलग और मेटल की अलग। और फिर ये ऊपर नीचे होंगे जिससे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। ये प्रोसेस जनरली ब्लास्ट फर्नेस में होता है, फोरेक्स प्रोसेस में भी होता है। सो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड सेपरेशन हो रहा है। अभी दूसरा प्रोसेस आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर सल्फाइड ore is heated in presence of air to convert it into oxide ore। यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है उसको भी हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वहाँ कोई मेल्टिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ नो मेल्टिंग इन्वॉल्व मीन्स नो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन, राइट। तीसरा प्रोसेस है सिंटरिंग प्रोसेस। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैक्टिंग मटेरियल बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू फॉर्म अ सॉलिड मास। तो यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी जो भी फाइन मटेरियल होता है उसको हम लोग या तो हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट टू फॉर्म कॉम्पैक्ट मास, और कभी कभी उसे प्रेशर अप्लाई करके भी कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं। तो दोनों ही केस में यहाँ मेल्टिंग नहीं होती है, तो ये भी लिक्विड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस नहीं है। थर्ड है हमारा कैल्सिनेशन। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल मैटर्स। और यहाँ पे भी टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि कोई मेल्टिंग नहीं हो। कि तो इन सारे प्रोसेस में हमने देखा रोस्टिंग, सिंटरिंग एंड कैल्सिनेशन, ये तीनों ही में मेल्टिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है। सिर्फ स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है, तो ये लिक्विड लिक्विड सेपरेशन इसमें ही हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव कंसंट्रेशन स्टेप फॉर सल्फाइड ओर इज। तो यहाँ पे भी 4 अलग अलग प्रोसेसेस दिए हुए जिसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है हमारा फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस विच यूजेस डिफरेंस इन सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स एंड गैंग मटेरियल। ओके, और जो सल्फाइड हो रहा है ना, उस वो जनरली उसका एक सरफेस प्रॉपर्टी है कि वो वेटेड होता है बाय पाइन ऑयल। ओके, और हम लोग पाइन ऑयल इस प्रोसेस में यूज करते हैं। एंड जो गैंग मटेरियल है, जो भी गैंग मटेरियल प्रेजेंट होता है सल्फाइड ओर में, वो वेटेड होता है बाय वाटर। तो ये दो डिफरेंस है सल्फाइड ओर और उसके गैंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज में, और इसको यूज करके फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग सल्फाइड ओर को कंसेंट्रेट करते हैं। ठीक, अभी हमारा दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिटवीन ओर एंड गैंग मटेरियल को यूज करते हैं। तो ओर को जनरली मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है, पाउडर फॉर्म, ऑब्वियसली पाउडर फॉर्म रहता है ओर का, उसको मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं, और वहां से जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है वो अट्रैक्टेड हो जाता है और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से सेपरेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली सल्फाइड ओर में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज नॉट गुड फॉर सल्फाइड ओर, राइट। अब आता है ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये एक मेथड है जो यूज करता है डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड देयर गैंग मटेरियल्स, राइट। तो इस प्रोसेस को जनरली हम लोग कोल, फेरस और प्रीशियस मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी सल्फाइड ओर को इस प्रोसेस से कंसेंट्रेट नहीं किया जाता। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मिनरल्स एंड द गैंग मटेरियल।
ओके, जनरली हम लोग पाउडर्ड ओर को सब्जेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर वो कुछ कुछ चार्ज एक्वायर कर जाते हैं, डिफरेंट चार्ज एक्वायर होता है, ओर का डिफरेंट चार्ज एक्वायर होगा, और हमारा जो गैंग मटेरियल उसका अलग चार्ज होगा, और जो डिफरेंस होता है चार्ज में, उसकी वजह से वो लोग डिफरेंटली मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उनका सेपरेशन हो जाता है। तो हमारा जो सल्फाइड ओर है टिपिकली डू नॉट एग्जिबिट नेसेसरी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन भी नहीं यूज होता सल्फाइड ओर के लिए। सो यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में ओनली फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऐसा है जिससे हम लोग सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के साथ हम हमारे आज के वीडियो के एंड पे आते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like it then please like, subscribe and share my video. Next questions मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी. Till then take care of yourself. Thank you.